हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सभी के सामने मैं मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम इन एमपी या रिवर सिस्टम इन एमपी के अंतर्गत पार्ट 2 लेकर आया हूं। और ये जानकर आप सभी को बहुत ही खुशी होगी कि ये वीडियो मैंने एक मास्टर वीडियो बनाया हुआ है। अपने संपूर्ण कंटेंट को एक ही वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने मैं परोसने वाला हूं। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरे साथ अंत तक बने रहना है और संपूर्ण वीडियो के कंटेंट को यदि आपने सुन भी लिया तो मेरा ऐसा दावा है कि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने इस वीडियो के जितने भी पार्ट को, अगर आपने इस वीडियो के संपूर्ण कंटेंट को मेरे द्वारा सुन भी लिया तो आपको संपूर्ण कंटेंट अच्छे तरीके से याद होने की प्रबल संभावना है। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं नदियों से संबंधित, नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित, जलप्रपातों से संबंधित, उद्गम, मुहाना, दिशा, लंबाई, सहायक नदियों से संबंधित कुछ विशेष तथ्य लेकर आया हूं। आशा है आप सभी को अन्य वीडियो की तरह ये वीडियो भी मेरा बहुत पसंद आएगा। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को मन लगाकर पूरे फोकस के साथ अपना समय दें और समय के साथ साथ इस वीडियो में बताई गई संपूर्ण कंटेंट या सामग्री को मन से पढ़ें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं विश्व की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सभी सभ्यताएं या तो किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं या किसी नदी तंत्र के किनारे विकसित हुई हैं। कोई भी नदी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो देश या जो राज्य कृषि प्रधान होते हैं तो कृषि प्रधान देशों और राज्यों के लिए तो कोई भी नदी एक जीवन रेखा कहलाती है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है तो मध्य प्रदेश के लिए नर्मदा और यमुना उपतंत्र, जो मैंने आपको बताया था, नर्मदा और यमुना उपतंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र है और यमुना उपतंत्र के अंतर्गत आने वाली जितनी भी नदियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नदियां सभ्यता और संस्कृति के जन्म में एक प्रमुख कारक के रूप में योगदान देती हैं। इसीलिए नदियों के संपूर्ण वर्णन को विभिन्न एग्जाम्स की दृष्टि से समझना बहुत ही आवश्यक है। चलिए मेरे साथ ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए आप सभी लोग विस्तार से संपूर्ण नदियों का अध्ययन करें। देखिए, आज इस टॉपिक में मैंने नदियों से संबंधित जितना भी कंटेंट है, जितनी भी संपूर्ण सामग्री है, उसको एक मास्टर वीडियो के माध्यम से उतार दिया है। मैंने कोई भी पॉइंट इस वीडियो में नहीं छोड़ा है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आपने सुन भी लिया तो संपूर्ण सामग्री आपको याद करवाने का मेरा विश्वास है। आप भी मुझ पर विश्वास रखेंगे, ध्यान रखें। चलिए, सबसे पहली चीज, आज मैंने वर्गीकरण किया हुआ है। देखिए, पहला वर्गीकरण मैंने किया हुआ है उद्गम। उद्गम का अर्थ होता है कोई भी नदी कहां से निकलती है। दूसरा वर्गीकरण मैंने किया हुआ है मुहाना, किस नदी का समापन कहां होता है। प्राचीन नाम, पुराणों में, साहित्यों में जो भी नदियों के प्राचीन नाम मिलते हैं, तीसरा वर्गीकरण। चौथा वर्गीकरण दिशा और लंबाई। पांचवा वर्गीकरण किनारे बसे हुए नगर। किनारे बसे हुए नगर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि किसी भी नगर का ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से क्या योगदान है, इसलिए हम लोग एक अन्य वर्गीकरण पढ़ते हैं जिसे हम लोग किनारे बसे नगरों के नाम से जानते हैं। किस नदी पर कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। परियोजनाओं को संपूर्ण रूप से हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अर्थ क्या होता है? बहु अर्थात कई, उद्देश्य अर्थात कई उद्देश्य लेकर, और परियोजना अर्थात कई उद्देश्य लेकर चलने वाली परियोजनाएं। एक नदी के जल से जल विद्युत परियोजना, सिंचाई, मत्स्य उत्पादन, परिवहन,
इत्यादि कई योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला वर्गीकरण मैंने किया हुआ है जलप्रपात, वाटरफॉल। अगला वर्गीकरण है कोई भी नदी अपने मुहाने के समीप क्या बनाती है। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया हुआ था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गिरते समय बनाती हैं सुंदर वन। ये इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरते समय विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो नदियों की एक विशेषता होती है कि नदियां अपने मुहाने के समीप या तो अवसादों को एकत्रित करती हैं, जिसे हम लोग सिल्ट बोलते हैं, या ऐश्वरी ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती हैं, या बीहड़ों का निर्माण करती हैं, जो चंबल नदी में मैं आपको बताने वाला हूं। तो कोई भी नदी अपने मुहाने के समीप या अपने प्रवाह क्षेत्र अपवाह क्षेत्र में किन भू आकृतियों का निर्माण करती हैं, वहां मैंने एक वर्गीकरण बता दिया है जिसे हम लोग कहते हैं निर्माण। अगला वर्गीकरण मैंने किया हुआ है सहायक नदियां। सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। सहायक नदियां महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों हैं? सहायक नदियां जब किसी बड़ी नदी से मिली होती हैं तो एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं या रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं। किसी भी नदी के अपवाह से उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी हो जाती है। और सबसे अंतिम वर्गीकरण मैंने किया हुआ है विशेष तथ्य। किसी भी नदी से संबंधित विशेष तथ्यों को मैंने यहां बताने का प्रयास किया है। चलिए, पहली नदी मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं, जिसे हम लोग कहते हैं नर्मदा। पहली नदी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश और भारत की, जिसे मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं, नर्मदा। अब नर्मदा नदी से कौन कौन से क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में बनते हैं, आप लोग फैक्चुअल और कंसेप्चुअल स्टडी करना चालू कर दें। और जिस भी बच्चे को बिल्कुल स्टार्टिंग से वो जीएस स्टार्ट कर रहा हो या स्टार्टिंग से जीएस पढ़ रहा हो, तो वो एक कॉपी में सारे कंटेंट को नोट करना चालू कर दे। पहली नदी कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा का उद्गम कहां से होता है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। नर्मदा का उद्गम होता है अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। और मुहाना कहाँ है? नर्मदा का समापन कहाँ होता है? तो नर्मदा का मुहाना है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। गुजरात में भड़ौच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर नर्मदा का समापन हो जाता है। तीसरा पॉइंट, नर्मदा के क्या क्या प्राचीन नाम हैं? नर्मदा को ऋग्वेद में रेवा, नर्मदा को ऋग्वेद में रेवा नाम दिया गया। इसे नामोदोष नाम टॉलमी के द्वारा दिया गया। अन्य नाम है सौमोदेवी, मैकलसुता, संकरी। तो नर्मदा के प्राचीन नाम कौन कौन से हुए? रेवा जो ऋग्वेद में दिया गया, नामोदोष जो टॉलमी के द्वारा दिया गया, सौमोदेवी, मैकलसुता और संकरी। ये 5 नाम हमें नर्मदा के प्राचीन नाम दिखाई दिए। अगली चीज, नर्मदा की दिशा कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती की दिशा के संबंध में कई बार एमपीपीएससी प्रीलिम, मेंस और जेल पुलिस, एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई कई एग्जाम्स में अक्सर कर प्रश्न आता रहता है। नर्मदा पूर्व से प्रवाहित होती हुई पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो नर्मदा की दिशा कौन सी हुई? पश्चिम। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। 13-12 1312 किलोमीटर संपूर्ण भारत में ये नर्मदा की लंबाई है। लेकिन नर्मदा की केवल मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर।
नर्मदा की मध्य प्रदेश में लंबाई केवल कितनी है? 1077 किलोमीटर, 1077। तो ऐसे भी आप लोग अंकों को याद कर सकते हैं। नर्मदा के किनारे बसे हुए नगर कौन कौन से? नर्मदा के किनारे बसे हुए नगर, सबसे फेमस अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा। पुनासा खंडवा क्षेत्र में स्थित है। अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, महेश्वर, धार, जबलपुर, नरसिंहपुर, हंडिया, ओमकारेश्वर, बड़वानी, निमाड़, मंडला, मंडलेश्वर, बड़वाहा। ये सारे नगर जो मैंने आपको बताए ये नर्मदा के किनारे बसे हुए नगर हैं। फिर से सुने एक बार, अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, मंडला, धार, जबलपुर, या यहाँ पर आप पहले बोल दें महेश्वर, महेश्वर, धार, जबलपुर, नरसिंहपुर, हंडिया, ओमकारेश्वर, बड़वानी, निमाड़, मंडला या मंडलेश्वर, मंडला, और एक अन्य नगर है मंडलेश्वर, बड़वाहा। ये सारे नगर जो हैं वो नर्मदा के किनारे बसे हुए हैं। परियोजनाओं की बात की जाए तो परियोजनाओं में आप प्रमुख रूप से याद रखें, मैं पहली परियोजना आपको बता रहा हूं, इंदिरा परियोजना, इंदिरा घाटी परियोजना, जिसका शुभारंभ इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, जो खंडवा में स्थित है। इंदिरा घाटी परियोजना जो नर्मदा पर स्थित एक परियोजना का नाम है, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा खंडवा में किया गया था। इंदिरा नहर परियोजना इंदिरा घाटी परियोजना के अंतर्गत सरदार सरोवर परियोजना को, ओमकारेश्वर परियोजना को और महेश्वर परियोजना को जल की प्राप्ति होती है। क्या बताया मैंने? फिर से सुने आप सभी लोग। इंदिरा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर खंडवा में स्थित है, जिसका शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। इंदिरा घाटी परियोजना से सरदार सरोवर परियोजना को, ओमकारेश्वर परियोजना को और महेश्वर परियोजना को जल की प्राप्ति होती है। तो परियोजना टॉपिक जब भी आप पढ़ें, विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, परियोजनाओं को दिमाग में बिठा लें। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है, जहां पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बहुत ऊंची प्रतिमा स्थापित की है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो सरदार सरोवर परियोजना पर ही स्थापित की है। बारना परियोजना, सिंहस्थ परियोजना। सिंहस्थ शब्द जब भी कभी आए तो आपको उज्जैन का क्षिप्रा के किनारे का क्षेत्र याद रखना है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के सहयोग से नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना को स्थापित किया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंहस्थ परियोजना। अवंतीबाई सागर परियोजना, तो कौन कौन सी परियोजना हम लोगों ने समझी? नर्मदा नदी पर इंदिरा घाटी परियोजना, जिससे सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर और महेश्वर को जल की प्राप्ति होती है। बारना परियोजना, सिंहस्थ परियोजना, अवंतीबाई सागर परियोजना, ये नर्मदा नदी से संबंधित परियोजनाएं हैं। नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक है। नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक है। इसलिए आपको ये जानना है कि यदि कोई परियोजना नर्मदा पर स्थित है तो उसका लाभ मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों को भी प्राप्त होगा जो नर्मदा के किनारे रहते हैं। अगला पॉइंट, जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्मदा नदी का जलप्रपात, वाटरफॉल। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात बनाती है? क्योंकि टॉपिक है मध्य प्रदेश, तो हम लोग विशेष रूप से मध्य प्रदेश की ही चर्चा करेंगे। पहली बात, नर्मदा नदी का
एक जलप्रपात है जिसे हम लोग कहते हैं कपिल धारा। तो मैं यहां पर एक छोटी सी ट्रिक आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप लोग धारा शब्द को याद कर लें। धारा और धार, धारा और धार, धारा और धार वर्ड कभी भी आते हैं तो वो नर्मदा के जलप्रपात प्रमुख से माने जाएंगे। कपिल धारा जलप्रपात अनूपपुर में स्थित है, ऊंचाई 15 मीटर। दुग्ध धारा जलप्रपात अनूपपुर में स्थित है, ऊंचाई 15 मीटर। सहस्त्र धारा जलप्रपात ये महेश्वर खरगोन में स्थित है, ऊंचाई 8 मीटर। मंदार जलप्रपात ये नर्मदा और तवा नदी के संगम पर बड़वा क्षेत्र में स्थित है। नर्मदा और तवा नदी के संगम पर बड़वा क्षेत्र में स्थित है, ऊंचाई 12 मीटर। धुआंधार जलप्रपात, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात ये जबलपुर में भेड़ा घाट पर स्थित है। ये जबलपुर में भेड़ा घाट पर स्थित है, ऊंचाई 18 मीटर। दर्दी जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात बड़वा क्षेत्र में नर्मदा पर स्थित है। फिर से एक बार सारे वर्ड सुने, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, सहस्त्र धारा जलप्रपात, मंदार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात किसके हैं? नर्मदा के। अगला पॉइंट, नर्मदा नदी अपने मुहाने के समीप किसका निर्माण करती है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नर्मदा और ताप्ती नदियां ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नर्मदा और ताप्ती नदियां ज्वार नदमुख डेल्टा या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सहायक नदियां कौन सी हैं? देखिए, सहायक नदियां बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, 41। नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं। उन 41 सहायक नदियों में मैं आपको यहां एग्जाम्स की दृष्टि से बता देता हूं कि बाएं तट से कौन सी गिरती है और दाएं तट से कौन सी गिरती है। तो नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियां हैं, लेकिन नर्मदा नदी में बाएं तट से गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? ध्यान से सुने। बरनार, बंजर, तवा, छोटी तवा, कुंदी, दुधी, शेर, शक्कर, गंजाल, गोई, ये नर्मदा की बाएं तट से गिरने वाली नदियां हैं। कौन सी? फिर से एक बार सुने। बरनार, बंजर, तवा, छोटी तवा, कुंदी, दुधी, शेर, शक्कर, गंजाल, गोई, ये नर्मदा की बाएं तट से गिरने वाली नदियां हैं। तो फिर दाएं तट से गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? हिरन, तिंदोनी, बरना, कोलार, मान, ऊंटनी, हथिनी, ये दाएं तट से गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो संपूर्ण सहायक नदियां मैंने आपको बताई। जब भी सहायक नदियां पढ़ें तो विशेषकर जो बड़ी नदियां होती हैं उसमें आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि बाएं तट से कौन सी गिरती हैं और दाएं तट से कौन सी गिरती हैं। अगला प्रमुख वर्गीकरण जो मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं, विशेष। क्या नर्मदा के संबंध में कोई विशेष तथ्य भी हैं? तो विशेष तथ्य आप लोग ध्यान से सुने। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कर्क रेखा के समानांतर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कर्क रेखा के समानांतर बहती हैं। पूर्व से पश्चिम प्रवाह क्षेत्र के समय पश्चिम इनकी दिशा होती है। नर्मदा की उपयोगिता के कारण इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफ लाइन, जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कृषि प्रधान क्षेत्रों में नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर का जो प्रवाह क्षेत्र नर्मदा का है, उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर इसे मध्य प्रदेश और साथ ही साथ गुजरात की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात कहा जाता है। पवित्रता के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, क्या नर्मदा गंगा के समान पवित्र मानी जाती है? तो नर्मदा को गंगा के समान ही पवित्र माने जाने के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी संबोधित किया गया है। समझ में आया? तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नर्मदा के थे वो मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किए। चलिए, अगली नदी में आप सभी के सामने लेके आया हूं, चंबल। चंबल नदी पश्चिमी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। प्रवाह क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश से उत्तर की ओर। चंबल नदी पश्चिमी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। चंबल नदी का उद्गम है
इंदौर जिले के महू तहसील की जानापाव पहाड़ी। चंबल नदी का उद्गम है इंदौर जिले के महू तहसील की जानापाव पहाड़ी। चंबल नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए इटावा के पास यमुना में जाकर मिल जाती है। अगर चंबल नदी यमुना में जाके मिलती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि चंबल नदी यमुना की सहायक नदी हुई। अगला पॉइंट, चंबल नदी के प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन साहित्यों पुराणों से ऐसा वर्णन सुनने को मिलता है कि प्राचीन लोग जो थे वो चंबल में चमड़े को धोते थे, चर्म धोते थे, इसलिए इसे चर्मावती के नाम से, चमरणवती के नाम से और एक अन्य नाम धर्मावती के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो चंबल के 3 नाम मिलते हैं, चर्मावती, चमरणवती और धर्मावती। लेकिन महाभारत में चंबल को पूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में चंबल को पूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। दिशा क्या है? उत्तर। लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है भारत में। लेकिन 650 किलोमीटर केवल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में केवल 650 किलोमीटर चंबल की लंबाई है। चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, ये राजस्थान में प्रवाहित होती है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान की उत्तरी सीमा, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हुए और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में बहते हुए ये इटावा यूपी में जाके यमुना में गिर जाती है। तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र हुआ। अगला पॉइंट, चंबल के किनारे बसे हुए नगर कौन कौन से हैं? चंबल के किनारे बसा हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं श्योपुर, महू, मुरैना, रतलाम। चंबल नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? श्योपुर, महू, मुरैना, रतलाम। परियोजना, मध्य प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर परियोजना जो मंदसौर जिले में स्थित है, वो चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। दूसरी परियोजना राणा प्रताप सागर जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। तीसरी परियोजना जवाहर सागर जो राजस्थान के कोटा में है। तो 3 परियोजनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपको याद रखनी है। चंबल नदी पर पहली परियोजना गांधी सागर परियोजना जो मंदसौर जिले में स्थित है, राणा प्रताप सागर परियोजना जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है, जवाहर सागर परियोजना जो कोटा राजस्थान में स्थित है। जलप्रपात, चंबल नदी मंदसौर और राजस्थान की सीमा, चंबल नदी मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर और राजस्थान की सीमा के निकट ही भैंसरौड़गढ़ क्षेत्र में एक जलप्रपात बनाती है जिसे कहते हैं चूलिया जलप्रपात, जिसे हम लोग कहते हैं चूलिया जलप्रपात। इंदौर के पास ये एक जलप्रपात बनाती है, नाम है पाताल पानी। और इंदौर के निकट ही एक और जलप्रपात इसका देखने को मिलता है झाड़ी दाहा। 3 जलप्रपात मैंने आपको चंबल के बताए, चूलिया जलप्रपात मंदसौर और राजस्थान के सीमा के निकट भैंसरौड़गढ़ क्षेत्र में चूलिया जलप्रपात, पाताल पानी इंदौर के निकट और झाड़ी दाहा भी इंदौर के निकट। चंबल नदी निर्माण किसका करती है? चंबल नदी अवनालिका अपर्दन, मिट्टी के अपर्दन की एक क्रिया का नाम है अवनालिका अपर्दन। चंबल नदी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक कटाव करती है। अवनालिका अपर्दन क्रिया के द्वारा ये सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण मध्य भारत के पठार में करती है। मुरैना, श्योपुर, भिंड, ये संपूर्ण क्षेत्र को हम लोग मध्य भारत के पठार के नाम से जानते हैं। मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है, उपजाऊ मिट्टी होती है। तो मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम लोग एल्यूवियल सॉइल के नाम से जानते हैं, अवनालिका अपर्दन क्रिया के द्वारा ये सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी का कटाव करती है और बीहड़ों का निर्माण करती है। और आप सभी जानते हैं कि ये बीहड़ बागियों के गढ़ माने जाते थे। बहुत समय पहले जो चंबल क्षेत्र में बागियों का गढ़ माना जाता था वो ये बीहड़ माने जाते थे। उन्हीं बीहड़ों का निर्माण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? काली सिंध,
क्षिप्रा, सिंध, पार्वती, कूनो। याद करने का प्रयास करें। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? काली सिंध, क्षिप्रा, सिंध, पार्वती, कूनो। विशेष तथ्य कौन कौन से हैं? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है और चंबल नदी पश्चिमी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। यमुना नदी तंत्र की एक प्रमुख नदी मानी जाती है। समझ में आया? विशेष तथ्यों को पकड़ते चले। चलिए अगली नदी मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं जिसका नाम है बेतवा। एक प्रमुख नदी है बेतवा, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसका प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमारा गांव से निकलती है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ है? रायसेन जिले के कुमारा गांव से। बेतवा नदी का मुहाना कहाँ पर है? हमीरपुर में, यूपी के हमीरपुर में, यमुना नदी में। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमारा गांव से निकलती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है, तो वो हुआ इसका मुहाना। बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या है? वेत्रवती। बेतवा नदी का प्राचीन नाम है वेत्रवती। बेतवा नदी की दिशा कौन सी है? उत्तर। बेतवा नदी की लगभग लंबाई है 480 किलोमीटर, लेकिन कुल लंबाई लगभग इसकी मानी जाती है 590 किलोमीटर तक। देखिए लंबाई एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग में रहता है। आप सभी लोग जानते हैं किसी किसी भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से इसकी लंबाई लगभग में मानी जाती है। अगला पॉइंट, बेतवा के किनारे बसे हुए प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं? ओरछा, जो अब वर्तमान में निवाड़ी जिले में आता है, रायसेन जिले में स्थित सांची, गुना और विदिशा। तो बेतवा नदी के किनारे प्रमुख नगर आप सभी को याद रखने हैं, ओरछा, सांची, गुना और विदिशा। सांची में मैंने आपको बताया था, सांची के स्तूप, बहुत फेमस बौद्ध स्तूप यहाँ है। ओरछा में रामलला का मंदिर है, जहांगीर महल है। विदिशा में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख है। इसे भेलसा, बेसनगर आदि नामों से जानते हैं। बेतवा नदी की प्रमुख परियोजना है माता टीला बांध परियोजना या राजघाट परियोजना। माता टीला बांध परियोजना, राजघाट परियोजना जो एमपी और यूपी की एक संयुक्त परियोजना है। यूपी का एक जिला है ललितपुर और एमपी का जो भौगोलिक क्षेत्र है, तो एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना इसे माना जाता है, जो बेतवा नदी पर स्थित है। केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। जब नदी जोड़ो अभियान का प्रारंभ हुआ तो नदी जोड़ो अभियान के तहत इन दोनों नदियों का संगम करवा दिया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। ये भी बेतवा नदी की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें से एक नहर का उद्गम हुआ, भांडेर नहर। तो यहां तीन बातें प्रमुख रूप से याद रखें: माता टीला राजघाट परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, भांडेर नहर परियोजना। जलप्रपात, बेतवा नदी स्वयं कोई जलप्रपात का निर्माण नहीं करती, लेकिन बेतवा नदी की एक सहायक नदी है जिसे नाम दिया गया बीना। बेतवा नदी की एक सहायक नदी है बीना, जो सागर जिले में राहतगढ़ कस्बे में भालकुंड नामक जलप्रपात बनाती है। बेतवा स्वयं में कोई जलप्रपात नहीं बनाती, लेकिन बेतवा नदी की एक सहायक नदी है बीना नदी, जो सागर जिले में राहतगढ़ कस्बे में भालकुंड जलप्रपात बनाती है। बेतवा नदी न तो डेल्टा बनाती, न ऐश्वरी बनाती, ज्वार नदबुक डेल्टा नहीं बनाती, लेकिन बेतवा नदी अवसादों को एकत्रित करके ले जाती है। बेतवा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां हैं बीना, दसान, मालिनी। बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां हैं बीना, दसान, मालिनी। विशेष तथ्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करने वाली नदी बेतवा नदी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करने वाली नदी बेतवा नदी प्रसिद्ध नदी,
और इसे बुंदेलखंड की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जितना भी प्रवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में है। तो ये मैंने आपको बेतवा नदी का वर्णन किया। चलिए अब मैं अगली नदी आप सभी को बताने वाला हूं। अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी एक अगली नदी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सोन नदी का उद्गम है अनूपपुर जिले का अमरकंटक। मैं पहले वीडियो में आप सभी को बता चुका हूं कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहेला, इन तीनों नदियों का उद्गम होता है। तो सोन नदी का उद्गम कहां से हुआ? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। सोन नदी का मुहाना कहां पे है? बिहार की राजधानी पटना में, गंगा में। एक इतिहास का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जो हर्यक वंश का राजा था उदयन, हर्यक वंश का राजा था उदयन, उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। वो पाटलिपुत्र आज का पटना है। तो सोन नदी का मुहाना कहाँ हुआ? बिहार की राजधानी पटना में, गंगा में। तो ये गंगा की सहायक नदी हुई। सोन नदी के प्राचीन नाम क्या हैं? स्वर्ण नदी, हिरण्यबाहु, सुभागधी। सोन नदी के प्राचीन नाम है स्वर्ण नदी, हिरण्यबाहु, सुभागधी। अगला पॉइंट, सोन नदी की दिशा क्या है? उत्तर फिर पूर्व, अर्थात उत्तर पूर्व। सोन नदी पहले उत्तर की ओर जाती है और फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो सोन नदी का दिशा प्रमुख रूप से क्या हुआ? उत्तर, उत्तर पूर्व। संपूर्ण लंबाई इसकी कितनी है? 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर, 780 किलोमीटर। सोन नदी के किनारे बसे हुए नगर कौन से? देवलोद, जो शहडोल जिले में आता है। देवलोद जो शहडोल जिले में आता है, अनूपपुर, उमरिया और सीधी जिले। सोन नदी का किनारे बसे हुए नगर या सोन नदी किन जिलों में प्रवाहित होती है? देवलोद किनारे बसा नगर है जो शहडोल जिले में आता है। अनूपपुर, उमरिया और सीधी जिलों में सोन नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद यह बिहार में चली जाती है और पटना में, गंगा में इसका समापन हो जाता है। थोड़ी बहुत संभावना यदि इसकी देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में भी प्रवाहित होती है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीन राज्य जो है वो सोन नदी के प्रवाह क्षेत्र में आते हैं। सोन नदी पर चलने वाली प्रमुख परियोजना का नाम है बाणसागर परियोजना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है, आता भी है। बाणसागर परियोजना ये सोन नदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जो शहडोल जिले में देवलोद नामक स्थान पर स्थित है। जलप्रपात सोन नदी का कोई भी है नहीं। निर्माण इसके द्वारा किसी का किया नहीं जाता। सहायक नदियों की बात की जाए तो जोहेला, बनास, गोपद, रिहंद। जोहेला, बनास, गोपद और रिहंद, ये चार सोन नदी की सहायक नदियां हैं। विशेष तथ्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना का निर्माण करती है और गंगा नदी में दक्षिणी दिशा से मिलने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है। गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी सोन नदी मानी जाती है। चलिए अगली नदी मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं, ताप्ती नदी। ताप्ती प्रारंभिक नाम है मूल तापी। ताप्ती जिसका प्रारंभिक नाम है मूल तापी। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। खंबात की खाड़ी सूरत के पास, गुजरात में सूरत के पास खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है, अरब सागर में। ताप्ती नदी जिस स्थान से निकलती है वहां इसका नाम है मूल तापी। तो यही इसका प्रारंभिक नाम है और यही इसका प्राचीन नाम भी माना जाता है। ताप्ती नदी की दिशा है पश्चिम, नर्मदा के समानांतर बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती नदी की लंबाई लगभग 725 किलोमीटर से 740 किलोमीटर मानी जाती है। मध्य प्रदेश में इसका अपवाह 333 किलोमीटर में माना जाता है।
ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं मुल्ताई और बुरहानपुर। ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं मुल्ताई और बुरहानपुर। ताप्ती नदी की प्रमुख परियोजना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संयुक्त रूप से अपर ताप्ती, लोअर ताप्ती। ताप्ती नदी की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संयुक्त परियोजना का नाम है अपर ताप्ती परियोजना, लोअर ताप्ती परियोजना। ताप्ती नदी पर जलप्रपात कोई भी नहीं है। ताप्ती नदी ऐश्वरी का या ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण करती है, नर्मदा के समान। मैंने पहले भी बताया, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ज्वार नदमुख डेल्टा या ऐश्वरी का निर्माण करती हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ताप्ती की सहायक नदियां हैं पूर्णा, शिवा, बोरी। ताप्ती की सहायक नदियां हैं पूर्णा, शिवा, बोरी। विशेष तथ्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। चलिए, अगली नदी का नाम है क्षिप्रा। क्षिप्रा छोटी नदी है। क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी इंदौर के काकरी बरडी की पहाड़ियों से निकलती है। क्षिप्रा नदी इंदौर के काकरी बरडी की पहाड़ियों से निकलती है। 195 किलोमीटर इसका अपवाह लंबाई है। चंबल नदी में ये उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए मिल जाती है, तो चंबल नदी इसका समापन हुआ, अर्थात ये चंबल की सहायक नदी हुई। प्राचीन नाम में इसे सिप्रा कहते हैं, अर्थात बहुत तीव्रगामी होने के कारण इसे प्राचीन नाम में सिप्रा कहते हैं। उत्तर इसकी दिशा है, 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किनारे बसे हुए नगरों में फेमस क्वेश्चन आता है उज्जैन और देवास। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नाम का ऐतिहासिक और प्राचीन नगर बसा हुआ है, जिसके कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स में आते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में सांदीपनी आश्रम, कालिदास अकादमी, मंगलनाथ की जन्मभूमि, जंतर मंतर, ये सही सारे क्वेश्चन उज्जैन से आते हैं। तो उज्जैन नामक जो ऐतिहासिक स्थल है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। देवास नगर भी क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। परियोजना नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें नर्मदा और क्षिप्रा के जल को लिंक कर दिया गया है। तो नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना क्षिप्रा नदी और नर्मदा पर बनी हुई एक महत्वपूर्ण परियोजना है। जलप्रपात ये बनाती नहीं है, केवल अवसादों को एकत्रित करके ले जाती है। क्षिप्रा की एक सहायक नदी है खान नदी। क्षिप्रा की एक सहायक नदी है खान नदी, जिसके किनारे इंदौर शहर बसा हुआ है। विशेष तथ्यों में इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि क्षिप्रा नदी में कुंभ मेले, क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, सिंहस्थ कुंभ मेला। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक घाट बहुत प्रसिद्ध है, राम घाट। कुंभ मेले के समय ऐसा वर्णन मिलता है कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस घाट पर जुड़ती है। क्षिप्रा नदी की महत्ता को देखते हुए इसे मालवा की गंगा के नाम से निरूपित किया जाता है। सारे फैक्ट क्लियर हुए? ठीक है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन, ताप्ती और क्षिप्रा, यहां तक मैंने आपको नदियों का वर्णन किया। और भी नदियां महत्वपूर्ण हैं जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगली नदी का नाम है तवा नदी। तवा नदी नर्मदा अपवाह तंत्र, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो नर्मदा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है तवा नदी। पचमढ़ी तवा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो तवा भी कोई कम महत्वपूर्ण नदी नहीं है। तवा नदी का उद्गम महादेव पर्वत पचमढ़ी से होता है। तवा नदी का उद्गम महादेव पर्वत पचमढ़ी से होता है। तवा नदी का मुहाना है नर्मदा में। तवा नदी का मुहाना कहाँ है? नर्मदा में। तो ये नर्मदा की क्या हुई? सहायक नदी। तवा नदी का
कोई भी प्राचीन नाम हमें नहीं मिलता। तवा नदी की दिशा होती है पश्चिम। लगभग 172 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। तवानगर और पचमढ़ी, तवानगर और पचमढ़ी तवा नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं। परियोजनाओं में बात की जाए तो तवा नदी और एक छोटी नदी है धनेवा, तवा नदी और एक छोटी नदी है धनेवा, उनकी एक संयुक्त परियोजना बनाई गई है जिसे कहते हैं तवा नहर परियोजना। जलप्रपात प्रमुख रूप से तवा नदी का है नहीं, लेकिन जब नर्मदा और तवा नदी का संगम बड़वाह क्षेत्र में होता है, नर्मदा और तवा नदी का संगम बड़वाह क्षेत्र में होता है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, तो वहाँ पर नर्मदा और तवा नदी के संगम पर एक जलप्रपात निर्मित होता है जिसे कहते हैं मंदार जलप्रपात। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जलप्रपात से आता है। निर्माण किसी का मिलता नहीं है, लेकिन सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो सहायक नदियाँ हैं देनवा, मालिनी, सुखतवा। देनवा, मालिनी, सुखतवा, ये तवा की सहायक नदियाँ हैं। विशेष तथ्यों में बात की जाए तो तवा नदी पर होशंगाबाद में सबसे बड़ा बांध, तवा बांध का निर्माण किया गया है। तवा नदी पर होशंगाबाद में सबसे बड़ा बांध, तवा बांध का निर्माण किया गया है। ये तवा बांध जो है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य के मध्य में है, स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य जो होशंगाबाद क्षेत्र में आते हैं उनके मध्य में स्थित है। तो ये तवा नदी से एकत्रित किए गए विशेष तथ्य हैं। अगली नदी जो आप सभी के सामने लेके आया हूं, सिंध नदी। सिंध नदी गुना जिले के सिरोंज क्षेत्र से निकलती है। सिंध नदी, नॉट सिंधु, सिंधु नहीं बोला मैंने, सिंध। सिंध नदी गुना जिले के सिरोंज क्षेत्र से निकलती है। चंबल में इसका मुहाना है। अगर चंबल में इसका मुहाना है तो दिशा कौन सी होगी? उत्तर। तो दिशा होती है उत्तर। लंबाई के क्षेत्र में लगभग में इसके पॉइंट मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था कि लंबाई उन्हीं नदियों की याद करें जो बड़ी नदियां हैं और विशेष महत्वपूर्ण नदियां हैं। सिंध नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं शिवपुरी और दतिया। सिंध नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं शिवपुरी और दतिया। सिंध नदी की प्रमुख परियोजना का नाम है सिंध नहर परियोजना। जलप्रपात इसका मिलता नहीं है, निर्माण इसका है नहीं, लेकिन सहायक नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिफेंस एग्जाम में आता है कि सिंध की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो माहुर, पहुज और पार्वती। माहुर, पहुज और पार्वती ये सिंध की प्रमुख सहायक नदियां मानी जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी वर्णन सुनने में मिलता है कि पार्वती सिंध में मिली और सिंध नदी चंबल में मिली। तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक नदी ने अपना पानी दूसरी नदी को दिया, फिर दूसरी नदी ने तीसरी नदी को दिया, तो वो संयुक्त रूप से जो दोनों नदियां होंगी वो किसी एक बड़ी नदी की सहायक नदियां मानी जाएंगी। भौगोलिक क्षेत्र में ऐसा भी वर्णन अपने को भूगोल के अंतर्गत मिलता है। पालपुर कूनो अभयारण्य। पालपुर कूनो अभयारण्य जो श्योपुर में स्थित है, उसके ठीक बीचों बीच सिंध नदी प्रवाहित होती है, उसमें से होकर गुजरती है और गुना जिले को दो बराबर भागों में सिंध नदी के द्वारा काटा जाता है। ये सिंध नदी के दो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इतनी सभी नदियां पढ़ाने के बाद अब मैं कुछ छोटी छोटी नदियां, कुछ बचे हुए जलप्रपात और कुछ बची हुई नदी घाटी परियोजना आप सभी के सामने लेकर आने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी नदियां और कौन सी हैं? काली सिंध, बेनगंगा, वर्धा, पेच, पार्वती, कुंवारी, टोंस, केन, कूनो, बावनथड़ी, माही, बीहड़, गार, कन्हान। ये कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो मैं आप सभी के सामने लेकर आने वाला हूं। अगर कुछ बचे हुए जलप्रपातों की बात की जाए मध्य प्रदेश एग्जाम्स के अंतर्गत,
तो कुछ बचे हुए जलप्रपात जो मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में मुख्य भूमिका निभाते हैं कौन कौन से हैं? चचई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, केदारनाथ जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात, डचेस फाल, पियावन जलप्रपात, बेलोही जलप्रपात, शंकरखो जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, टोंस जलप्रपात, राहतगढ़ जलप्रपात। तो ये कुछ बचे हुए छोटे छोटे जलप्रपात हैं। 10 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी मैं अभी आपको दे रहा हूं। कौन कौन सी परियोजनाएं? इंदिरा सागर परियोजना, मान परियोजना, जोबट बांध परियोजना, बारना परियोजना, चोरल परियोजना, देजला देवला परियोजना, कोलार, पेच, थावर, हलाली, माही, बरियारपुर, पुनासा, लोअर गोई और बरगी। ये कुछ बची हुई परियोजना हैं जिनका वर्णन भी मैं अभी आपको कर रहा हूं। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण और छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शेष बची हुई हैं उनको मैं एक बार फिर से एक सारांश के द्वारा, एक विवरण के द्वारा मैं आपको पुनः समझा देता हूं। समझने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ से मिलती है, सबसे पहली चीज़ है कि कुछ जो छोटी छोटी शेष नदियाँ जो बची हुई हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि कोई भी छोटी नदी या बड़ी नदी हो एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण होती हैं। तो उनके उद्गम और मुहाना मैं आपको बता रहा हूं, समझने का प्रयास करें। शेष नदियों में मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, काली सिंध। काली सिंध नदी देवास जिले के बावली गांव से निकलती है और राजस्थान में चंबल नदी में इसका मुहाना है। शाजापुर जिले से प्रवाहित होती है। तो काली सिंध नदी देवास के बावली गांव से निकलती है। चंबल नदी राजस्थान में इसका मुहाना है। दूसरा पॉइंट, बेनगंगा नदी सिवनी के मुंडारा क्षेत्र में परसवाड़ा पठार से निकलती है। बेनगंगा नदी सिवनी के मुंडारा क्षेत्र में परसवाड़ा पठार से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई महाराष्ट्र में गोदावरी नदी तंत्र से मिल जाती है। गोदावरी नदी तंत्र से मिलने से पहले यह वर्धा नदी से संगम बनाती है। बेनगंगा और वर्धा नदी के संगम को प्राणहिता कहते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बेनगंगा और वर्धा नदी के संगम को प्राणहिता कहते हैं। तो दक्षिण में बेनगंगा, वर्धा और प्राणहिता, इनकी संयुक्त धारा को बोला जाए तो ये गोदावरी नदी तंत्र की प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। वर्धा नदी बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र में वर्धन शिखर से उद्गमित होती है। वर्धा नदी बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र में वर्धन शिखर से निकलती है और गोदावरी नदी तंत्र की बेनगंगा नदी से संगम करती हुई ये महाराष्ट्र क्षेत्र में गोदावरी नदी तंत्र में समाहित हो जाती है। पार्वती नदी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से निकलती है और कोटा राजस्थान में चंबल नदी में समाप्त हो जाती है। केन नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से निकलती है। उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में इसका मुहाना होता है, समापन हो जाती है। यदि केन नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना में समाप्त होती है तो ये यमुना की सहायक नदी कहलाएगी। बीहड़ नदी या बिहार नदी, बीहड़ नदी या बिहार नदी रीवा के पठार से निकलती है और टोंस नदी, जिसे हम लोग प्राचीन नामों की दृष्टि से तमसा नदी कहते हैं, टोंस नदी में समाप्त होती है। ये टोंस की सहायक नदी मानी जाती है। और बीहड़ नदी का एक फेमस क्वेश्चन है कि रीवा में
मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात जो 130 मीटर ऊंचा है वो बीहड़ नदी पर स्थित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पेच नदी सतपुड़ा के दक्षिणी पठार से निकलती है और कन्हान नदी में समाप्त होती है। पेच नदी सतपुड़ा के दक्षिणी पठार से निकलती है और कन्हान नदी में समाप्त होती है, अर्थात पेच नदी कन्हान नदी की सहायक नदी कहलाएगी। अगला पॉइंट, माही नदी विंध्याचल पर्वतमालाओं से धार जिले से प्रवाहित होती है। माही नदी का उद्गम धार जिले में विंध्याचल पर्वतमालाओं से होता है और यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में पश्चिम की ओर नर्मदा ताप्ती की तरह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। तो कुछ छोटी छोटी नदियां जो हैं उनके आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं, क्योंकि जलप्रपात ये बनाती नहीं है, प्रमुख परियोजनाएं इन पर है नहीं, किसी भी प्रकार के बीहड़ या ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण ये करती नहीं है। इसीलिए केवल इनके उद्गम और मुहाना ही आपके एग्जाम की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये किस किस की सहायक नदियां हैं? जब बड़ी नदियां मैंने आपको पढ़ाई हैं तो उसमें मैंने आपको बता दिया है कि पार्वती चंबल की थी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो केन नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताए। चलिए अगली बात मैं करने जा रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण आपके जलप्रपात थे बड़ी बड़ी नदियों के, वो मैं आपको कुछ देर पहले बता चुका हूं, लेकिन कुछ शेष जलप्रपात मध्य प्रदेश में दृष्टिगोचर होते हैं। वो कौन से जलप्रपात हैं? जैसे पहला जलप्रपात है भालकुंड जलप्रपात, जो बीना नदी पर सागर में स्थित है। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर सागर में स्थित है। चचई जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। केवटी और बहुटी जलप्रपात केवटी और बहुटी नदियों पर, केवटी जलप्रपात केवटी नदी पर, बहुटी जलप्रपात बहुटी नदी पर रीवा जिले में स्थित है। पांडव जलप्रपात केन नदी पर पन्ना के निकट स्थित है। पांडव जलप्रपात केन नदी पर पन्ना के निकट स्थित है। डचेस फॉल, अप्सरा और रजत, ये तीन जलप्रपात आप सभी लोग याद रखें। डचेस फॉल, अप्सरा, रजत और एक छोटा बी फॉल, ये छोटे छोटे पर्वतीय जलप्रपात हैं जो पचमढ़ी में स्थित हैं। पियावन जलप्रपात रीवा के निकट स्थित है, पर्वतीय जलप्रपात है। बेलोही जलप्रपात रीवा में स्थित है। केदारनाथ जलप्रपात पर्वतीय जलप्रपात है जो अरावली पर्वतमालाओं में स्थित है। शंकर खो जलप्रपात ये जामनेर नदी सिवनी पर स्थित है। तो फिर से सुने क्या बताया मैंने। भालकुंड जलप्रपात सागर में बीना नदी पर, चचई जलप्रपात रीवा में बीहड़ नदी पर, केवटी जलप्रपात केवटी नदी पर और बहुटी जलप्रपात बहुटी नदी पर रीवा में स्थित है। पांडव जलप्रपात केन नदी पर पन्ना के निकट स्थित है। डचेस फॉल पचमढ़ी में, अप्सरा पचमढ़ी में, रजत पचमढ़ी में, बी फॉल पचमढ़ी में। पियावन जलप्रपात रीवा के निकट है। बेलोही रीवा में है। केदारनाथ अरावली पर्वतमालाओं में है और शंकर खो जलप्रपात जामनेर नदी सिवनी में है। शेष बातें जो मेरी बची हुई हैं वो है रिवर वैले प्रोजेक्ट, नदी घाटी परियोजनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनके आते हैं। नदी घाटी परियोजनाओं को आप लोग ऐसे समझें, परियोजनाओं को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। जिन परियोजनाओं से कई उद्देश्य पूरे हों, जल विद्युत परिवहन, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, पर्यटन, इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने वाली योजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण परियोजनाएं मैं आपको यहां बता रहा हूं जो शेष मेरी बची हुई हैं। जैसे पहला पॉइंट है इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इंदिरा सागर परियोजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा खंडवा क्षेत्र में किया गया था। इंदिरा सागर परियोजना से ओमकारेश्वर, महेश्वर और गुजरात के सरदार सरोवर परियोजना को लाभ मिलता है। नर्मदा नदी के पानी का वितरण इन तीन क्षेत्रों में इंदिरा सागर परियोजना के माध्यम से किया जाता है। चंबल घाटी परियोजना जो चंबल नदी पर स्थित है। चंबल घाटी परियोजना जो चंबल नदी पर स्थित है, चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत यदि बात की जाए तो चंबल नदी पर स्थित है। चंबल घाटी परियोजना में
गांधी सागर बांध जो मंदसौर में है, राणा प्रताप सागर जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़, और जवाहर सागर जो राजस्थान के कोटा क्षेत्र में स्थित है। रानी अवंतीबाई या बरगी, रानी अवंतीबाई या बरगी परियोजना ये नर्मदा की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो जबलपुर के बिजौरा क्षेत्र में स्थित है। जबलपुर के बिजौरा क्षेत्र में स्थित है। मान परियोजना ये नर्मदा की एक छोटी सहायक नदी मान नदी पर स्थित है। मान परियोजना नर्मदा की छोटी सहायक नदी मान नदी पर स्थित है। जोबट परियोजना नर्मदा नदी पर अलीराजपुर क्षेत्र में स्थित है। जोबट परियोजना नर्मदा नदी पर अलीराजपुर क्षेत्र में स्थित है। बारना परियोजना नर्मदा की सहायक नदी बारना पर रायसेन जिले में स्थित है। चोरल परियोजना इंदौर जिले के महू तहसील में चोरल जो छोटा अपवाह क्षेत्र है उसमें स्थित है। देजला बेवला परियोजना खरगोन जिले में स्थित है। कोलार परियोजना नर्मदा की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जो सीहोर जिले में स्थित है। कोलार परियोजना नर्मदा की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जो सीहोर जिले में स्थित है। थावर परियोजना ये थावर नदी पर मंडला जिले में स्थित है। थावर परियोजना थावर नदी पर मंडला जिले में स्थित है। हलाली परियोजना ये बेतवा की एक सहायक नदी है। हलाली बेतवा की एक सहायक नदी है हलाली। उस नदी पर विदिशा और रायसेन जिले में स्थित है। अर्थात हलाली परियोजना से विदिशा और रायसेन जिले के निवासियों को लाभ मिलता है। बावनथड़ी परियोजना बावनथड़ी परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। बावनथड़ी परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। और उर्मिल परियोजना केन नदी की सहायक नदी उर्मिल पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। उर्मिल परियोजना केन की एक सहायक नदी उर्मिल पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने संपूर्ण नदियों का विवरण, उनका उद्गम, उनका मुहाना, उनकी दिशाएं, लंबाई, परियोजना, प्राचीन नाम, किनारे बसे हुए नगर, विशेष तथ्य क्या बनाती हैं, किसका निर्माण करती हैं, उनके जलप्रपात आदि बातों की साथ साथ मैंने नदी घाटी परियोजनाएं, शेष बचे हुए आपके मध्य प्रदेश के जलप्रपात और शेष बची हुई छोटी छोटी नदियों का संपूर्ण विवरण मैंने किया है। आशा है ये मेरा वीडियो आप सभी को एक मास्टर वीडियो के रूप में पसंद आएगा। मेरा ये विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको नदियों से संबंधित संपूर्ण कंटेंट, संपूर्ण सामग्री विधिवत रूप से प्राप्त होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा पहला वीडियो जो मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र के नाम से आया था और मेरा पार्ट 2 वीडियो जो एक मास्टर वीडियो है, इन दोनों का यदि आपने संपूर्ण रूप से अध्ययन किया तो आपको नदियों के विषय में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो छात्र मेरे YouTube चैनल पर नए हों, मैं फिर से उनसे एक बार निवेदन करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो छात्र ऑलरेडी मेरे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे एक छोटी सी शिकायत मुझे है कि वो सभी लोग मेरे वीडियो को व्यू करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते। पता नहीं क्या उन्हें एक हेजिटेशन टाइप का रहता है क्या, लेकिन तब भी मैं उनसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।